सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मोतीलाल ओसवाल, जो कि आज के दिन एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर कुछ कमेंट्री करते हुए नजर आए हैं और उस कमेंट्री में उन्होंने अपने बुलिश ओपिनियन रखे हैं। कौन से सेक्टर में? ER&D स्पेस में, या फिर बोल सकते हैं ER&D सेक्टर में। फिलहाल देखा जाए दोस्तों तो KPIT टेक्नोलॉजी हो गई, टाटा एलेक्सी हो गई, टाटा टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ये सारी कंपनी इसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है। और पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ तो आपने विटनेस किया है कि KPIT टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स हैं वो पहले जैसे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में दिखा वो सिर्फ 12.5% के आसपास का दिखा। बट वही पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू एवरी क्वार्टर 20% से ज़्यादा ग्रो करता था। बीच में तो 50-60% की ग्रोथ भी देखने को मिलती थी। बट पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उस सेक्टर के जो बड़े प्लेयर्स हैं उसमें आपको स्पेंडिंग पहले जैसी देखने को नहीं मिल रही है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी उन सेक्टर की कंपनीज़ को सर्विसेज देती है, तो इनके भी जो बजट हैं वो उन कंपनीज़ के थ्रू रिड्यूस किए गए हैं। तो ग्रोथ रेट में उसका इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। बट अभी के टाइम पे मोतीलाल ओसवाल ने ER&D स्पेस को लेकर थोड़ी बुलिश कमेंट्री की है और उम्मीद उन्होंने बताया है कि अगर ग्लोबल मोबिलिटी की बात करें तो वो रीशेप करता हुआ नजर आएगा 3 फोर्सेस के थ्रू, जिसमें एक मेंशन किया गया है केस, जिसका पूरा नाम है कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर इलेक्ट्रिक। उसके अलावा OEM आपको देखने को मिलता है, उसके अलावा SDV देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन जो मोतीलाल ओसवाल ने कमेंट्री की है उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ है। इस वजह से KPIT टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से बताना चाहूँगा, जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री होती है उसको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज़ को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस रेगुलर बेसिस पे रखते हैं। तो उनके बेसिस पे कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ आपको बता रहे हैं उस बेसिस का आप रिसर्च कर सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी और ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से समझा करो। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो अभी के टाइम पे FIS की जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी में लगातार हमें रिड्यूस होती हुई ही दिखी है, जो कि क्लियर कट आप देख सकते हैं। एक टाइम पे FIS की होल्डिंग लगभग 20% के आसपास हुआ करती थी। अभी के टाइम पे FIS का होल्डिंग लगभग कितना 15.5% के आसपास आ चुका है। वही DIs इस पीरियड में अपने स्टेक्स को लगातार इंक्रीज़ की है और पब्लिक स्टेक देखा जाए तो इंक्रीज ही हुए हैं, बट एक साइडवेज भी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बट FIs जनरली क्या करती है कि ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, और पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ KPIT टेक्नोलॉजी वैसा दिखा नहीं पाई है। इस वजह से FIs की इंटरेस्ट पहले जैसी हमें KPIT टेक्नोलॉजी में देखने को मिला भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस कर लेना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक SEBI रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। और इन्फोसिस की बात करें तो ये IT सेक्टर से बिलोंग करती है, और IT सेक्टर की और भी कंपनी हमने देखा है जिसमें आप इन्फोसिस के अलावा विप्रो को देख सकते हो, TCS को देख सकते हो, एम्फेसिस को देख सकते हैं। ये भी सारी कंपनीज आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमें चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं कि US फेडरल रिजर्व की तरफ से आने वाले साइकिल में हमें रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट को वो कम करते हुए नज़र आ सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट को अगर वो कम करते हैं तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी हमारी टेक कंपनी के लिए। अब सोचने वाली बात यहाँ पर उन लोगों के लिए होगी जो मार्केट में नए हैं कि US के फेडरल रिजर्व अगर रेट कम करेगी
तो इससे हमारी टेक कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, हमारी जो टेक कंपनी है वो क्या करती है, यूएस में काम करती है, यूरोप में काम करती है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। बट कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है और कौन सा सेक्टर कंपनी को कितना रेवेन्यू देता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो उस सेक्टर से कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 32% आता है। रिटेल सेक्टर कंपनी को 15% रेवेन्यू देता है। कम्युनिकेशन, टेलीकॉम एंड मीडिया कंपनी को 13% रेवेन्यू देता है। तो अभी जो न्यूज़ हमने डिस्कस किया, फेडरल रिजर्व रेट कम कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर वाली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अच्छी बात रहेगी। अब हमारी जो टेक कंपनी है वो यूएस में जो काम करती है, देखा जाए तो अपने टोटल रेवेन्यू का 50 से 60% वो यूएस से ही जनरेट करती है। और यूएस में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू उनको आता है वो यूएस के बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी से आता है। अब अल्टीमेटली रेट कट अगर होगा तो उनके जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनकी अर्निंग्स अच्छी हमें देखने को मिलेगी। तो इससे क्या है कि हमारी टेक कंपनीज़ को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई कंपनी अगर कमाती है तभी तो वो खर्च करती है। अगर वो कमाएगी ज़्यादा नहीं तो जितने अपने खर्चे थे उसको वो कम करने का कोशिश करेगी। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि जो फेडरल रिजर्व को लेकर रिपोर्ट आ रहा है कि वो अगले साइकिल में रेट कम करते हुए नज़र आएंगे। इस वजह से ही आज के दिन हमारी टेक कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती हुई दिख रही है, और उनके जो सर हैं वो हमें नॉर्थ की ओर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं तेज़ी देखने को मिल रही है अल्टीमेटली ऊपर की ओर। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट दोस्तों वीबीएल को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रही है। तो ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना और समझना कि ऐसे टाइम पे करना क्या है। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सीबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज अगर होते हैं तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, न्यूज़ होते हैं, वो भी आपको मिलती है। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये यूज़फुल रहने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों अगर हम वीबीएल की बात करें तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जितनी भी कंपनीज ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था और जो वीबीएल के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे वो बाकी सारी कंपनीज़ के जैसे नहीं थे। वीबीएल का Q1 या Q2 था, क्योंकि इसके नंबर्स हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखने को मिलते हैं। अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से नंबर देखने को मिलते हैं तो Q2 का जब रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया तो एक चीज़ हमें दिखा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहली बार हमें एक अरसे बाद, या बोल सकते हैं काफ़ी सालों बाद, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा, जो कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इसकी आदत थी नहीं, बट ये चीज़ हमें देखने को मिल गया। बट ये सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को भी अपडेट किया था 2025 के फर्स्ट हाफ का। इसमें कंपनी के रिजर्व्स को अगर हम देखें तो वो हमें इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। 15,934 करोड़ से रिजर्व बढ़कर 17,600 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। और कंपनी का जो डेट है यानी कि कर्जा 2826 करोड़ से कंपनी ने 2138 करोड़ उसको कर दिया है। और 2023 के अगर कैलेंडर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का कर्जा था 5,400 करोड़। तो वहाँ पर डेट और रिजर्व में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा कम था, बट अब देखोगे तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिजर्व कंपनी का बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर हम डेट के कंपैरिजन में देखें तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी को डेट का बर्डन उतना ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों फिक्स एसेट्स की, तो उसमें भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। 2024 में तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, और 25 के फर्स्ट हाफ का भी डेटा जो अपडेट हुआ है उसमें भी देखोगे तो कंपनी का फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है। अब फिक्स एसेट्स में बेसिकली होता क्या है, तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती हैं। बोल सकते हैं ज़मीन होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, प्लांट मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, यही सारे फिक्स एसेट्स का पार्ट होते हैं। अब इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, तो देखो कोई भी कंपनी जब ग्रोथ अचीव करना चाहती है तो इसके लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर ग्रोथ अचीव कर सकती है। तो जो कंपनी ग्रोथ पे बिलीव करती है, अक्सर उस कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से फिक्स एसेट इस कंपनी का लगातार इंक्रीज़ होता हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, तो अभी कंपनी ने लगातार डेट वगैरह कम किया है, तो कैश इक्विवेलेंट्स में थोड़ी सी गिरावट हमें दिखी है इस फर्स्ट हाफ में। बट पिछले साल में जो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट था वो 2450 करोड़ का था। उससे पहले कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स लगभग 460 करोड़ का था। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ से बहुत ह्यूज जंप देखने को मिली है कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स में। और इस बार जो गिरावट दिखी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, माइनर सी गिरावट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट करना, और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली हम यही उम्मीद करेंगे इन द लॉन्ग रन वीबीएल इन्वेस्टमेंट वगैरह कर अपने जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है
उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करने की कोशिश करेगी। बट देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें वीपीएल अचीव कर पाती भी है नहीं। अभी के टाइम पे जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया, जिसके बेसिस पर आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है HDFC बैंक। रिसेंटली दोस्तों फर्स्ट एवर 1:1 के रेशो में इन्होंने बोनस इशू किया था, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट वगैरह सेट कर रखा है, जो कि है 26 अगस्त यानी कि कल के दिन। तो कल के दिन इस कंपनी में एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी 1:1 बोनस के हिसाब से। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।